हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेशन। आज के सेशन में डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस के इस मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे कस्टमर के बारे में। वी ऑल नो दैट हाउ एग्जैक्टली अ कस्टमर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्टली कस्टमर किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस हो। अब तक हम समझ चुके हैं एंड आई नीड टू एम्फसाइज मोर दैट एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स। कस्टमर और कस्टमर के बेस पर ही कोई भी बिजनेस डिपेंड करता है। और जब हम बात करते हैं कि हाउ वैल्यूबल इज़ ए कस्टमर, तो हमें समझना पड़ता है कि कस्टमर कितना कीमती होता है, और उसकी कीमत का पता हमें तब लगेगा जब हम उसकी लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में समझ सकें। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दूं, हालांकि इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो, जिसमें आपको इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक कस्टमर की वैल्यू से ही रिलेटेड है, इसलिए इन बातों को आपके दिमाग में डालना दोबारा थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ, व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर? एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है? दिस इज अ पॉइंट दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। पूरे एक लाइफ स्पैन में कस्टमर न केवल खुद प्रोडक्ट को खरीदता है, सर्विस को लेता है, या आपके वो कस्टमर को एक कंज्यूमर के रूप में एक कंज्यूमर बनकर के आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, या कस्टमर बन के न केवल वो खरीदता है, बल्कि उसका एक चेन होता है, एक सीरीज शुरू होती है जिसका कस्टमर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कस्टमर से भी एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू होती है, उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग, उसके संपर्क में आने वाले लोग, जिनको वो इन्फ्लुएंस करता है अपने विचारों से एज ए कस्टमर, या कई समटाइम्स एज ए कंज्यूमर ऑल्सो वो अफेक्ट करता है। कई बार वो चीज़ों को अपोज करता है, लाइक करता है, डिसलाइक करता है। इस तरीके से वो मार्केट को अफेक्ट करता है, प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, सर्विस को अफेक्ट करता है। तो एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है कस्टमर, बिकॉज आप जिसको आज एक छोटा कस्टमर समझ रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो क्या हो रहा है, और कभी भी वो डायरेक्टली कस्टमर केवल बन के ही आपको अफेक्ट नहीं करता है, वो इनडायरेक्ट वे में भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अफेक्ट करता है। इमेजिन अ केस, अगर आप कहीं पर हैं और आप कोई ओपिनियन ले रहे हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, मैं ये सर्विस अवेल करना चाहता हूँ, और घर में काम करने वाला नौकर ही उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक देता है कि क्या साहब क्या लीजिएगा, ये इससे बढ़िया तो वो लीजिए। हो सकता है उस नौकर का ओपिनियन आप उसको शायद वैल्यू न दें, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा नौकर भी इसको वैल्यू नहीं देता, ये सर्विस मैं नहीं करूँगा। और पोटेंशियल बायर तो वो नहीं है, लेकिन वो उस आपके डिसीजन लेने की एबिलिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो एक सीरीज बन जाती है कस्टमर की। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊं कि इस इम्पैक्ट को जब बिजनेस में तौला जाता है, बिजनेस में जज किया जाता है, तो स्टडी के दौरान ये बात सामने आई है कि ये जो रेशियो होता है एक कस्टमर का बिजनेस में, दैट इज 1:5:16। ये 1:5:16, ये जो रेशियो है, ये क्या चीज़ है? व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? इट सिंपली मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आपके पास कोई कस्टमर है और वो सेटिस्फाइड कस्टमर ही क्यों ना हो, उसको रिटेन किए रहने में आपका कुछ तो खर्च होगा। आपको या तो उसे प्रोडक्ट देनी है या सर्विस देनी है, कुछ तो आपको उस देंगे, तभी तो वो आपसे रिटेन रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, नहीं तो वो डिटैच होकर आपसे दूर चला जाएगा। तो अगर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर पर इफ यू स्पेंड $1, देन इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू कस्टमर यू गॉट टू स्पेंड $5। 5 टाइम्स मोर आपको खर्च करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू कस्टमर। एक नए कस्टमर को बनाने में आपको 5 गुना ज्यादा खर्च करना है देन रादर देन कीपिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब इफ समबडी सेज कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे, मैं परवाह नहीं करता हूं, आप जाएंगे दूसरा आएगा, बिल्कुल आएगा, बट जो दूसरा आएगा ही विल रिक्वायर 5 टाइम्स मोर देन द एग्जिस्टिंग वन। और जिस दिन वो आपके पास आएगा और आके वो एग्जिस्टिंग बन जाएगा, उस पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको भी आने वाले दिनों में कहेंगे कि और दूसरे कस्टमर्स आएंगे। So what will happen? You will be able to make the customer, but you will not be able to retain the customer, which is in a long run going to going to put a negative impact on your business or on your service, whatever is being offered by you or your company or your organization. तो हमें इस बात को समझना है कि नए कस्टमर को बनाने का द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए न्यू कस्टमर इज 5 times हायर देन कीपिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। एंड very important, the cost of acquiring a new customer and bringing him to the level of the old existing customer, it requires you 16 times more amount। 16 गुने ज्यादा खर्च पड़ता है एक नए कस्टमर को बनाने के लिए, और उसको पुराने के लेवल तक लाने के लिए, उतनी लॉयल्टी डेवलप करने के लिए इट विल रिक्वायर यू 16 टाइम्स मोर इन्वेस्टमेंट। और मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, इन एफर्ट, इन टाइम, ये सारी चीजें। आपका कोई एक दोस्त है, वो बचपन का दोस्त है, उससे दोस्ती की बॉन्डिंग अलग है, और आज इस उम्र में आपका कोई नया दोस्त बना है, ये भी अच्छा दोस्त बनेगा, लेकिन इससे बॉन्डिंग शायद उतनी तगड़ी नहीं हो पाएगी, और उतनी तगड़ी तब होगी जब इसके साथ भी आप उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतनी छोटी मोटी घटनाएं होंगी, उतनी ही खट्टी मीठी झड़पें होंगी, तब जाके इस नए दोस्त से आपका बॉन्ड मजबूत बनेगा। नहीं तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे।
अच्छा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन कितना मजबूत है इसकी तो चेकिंग एडवर्सिटी में ही होती है, बुरे समय में ही पता चलता है कि ये बॉन्ड कितना मजबूत था, नहीं तो फिर तो सारे रेत के धागे हैं। सो दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ न्यू कस्टमर इज 5 टाइम्स हायर, और नए कस्टमर को पुराने के लेवल तक ले जाने के लिए इट्स कॉस्ट यू 16 टाइम्स मोर। तो सबसे अच्छा है जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हें ही हम रिटेन किए रहें, और मात्र उन पे कॉस्टिंग भी कम आती है। एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट कस्टमर कोई भी आएगा उसको सर्विस चाहिए होगी, उसे प्रोडक्ट चाहिए होगी, उसे सर्विस चाहिए होगी, उसे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, और हर हालत में आपको उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन पर ही आगे की चीज़ें डिपेंड करेंगी कि इफ़ द एक्सपेक्टेशंस आर मेट, अगर ये एक्सपेक्टेशन मिल जाता है, फुलफिल हो जाता है, द कस्टमर विल बी हैप्पी। इफ इट इज नॉट मेट, अगर ये नहीं मिल पाता है, इन दैट केस द कस्टमर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड, वेदर अ न्यू कस्टमर और द ओल्ड कस्टमर। Sooner or later the person is going to get dissatisfied, and अगर एक्सपेक्टेशन उम्मीद से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहना, दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट। डिलाइट, एक वाव की फीलिंग का जो इम्पैक्ट आता है वो तभी आता है व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट ओनली मेट बट इट इज सुपरसीडेड बाय द एक्चुअल डिलीवरी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। जब हमने कस्टमर की वैल्यू को समझ लिया तो अब मैं आगे की कुछ बातों को आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जब हमें कस्टमर की वैल्यू समझ में आ गई है कि ये कितनी कीमती चीज़ है, तो तब हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हम उन्हें हैंडल करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वी आर ऑल्सो पीपल गाइडेड बाई इमोशंस। तो हम में भी इमोशंस हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, आप समझना जानते हैं और खुद को समझाना जानते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू डू? द फर्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, स्टार्ट ईच डे ईच कॉल विद अ क्लीन स्लेट। अपने दिमाग को एकदम स्लेट की तरह रखिए। ईच डे ईच कॉल, एवरी डे। कल आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप दिमाग में वही उलझन लेकर के आए और आज आप इरिटेटेड हैं। पिछले कस्टमर ने आपसे फ़ोन पे बात की या कुछ कैसे भी बात करी, उसने आपको कुछ बोल दिया और वो गुस्सा या वो फ्रस्ट्रेशन या वो आप जो एनॉयड हो गए हैं, वो चिड़चिड़ापन जो है वो अगले कस्टमर को आप बोल रहे हैं कि बोलिए ना सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर बोलिए ना, सुन रहे हैं। इस आदमी ने कुछ कहा नहीं, इसने खाली 2 बार हेलो बोला, बोला क्या बोल रहे हैं, और आपने कहा हाँ सर बोलिए ना, सुन रहे हैं। इसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि 2 बार हेलो हेलो करने पर आप इरिटेट नहीं होते, आप इरिटेट पहले से हुए हुए थे, और वो इरिटेशन अब आप यहाँ से खुल के निकल रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है आपके दिन की ये 100वीं कॉल हो या 200वीं कॉल हो या 500वीं कॉल हो, इवन इफ इट इज़ द लास्ट कॉल ऑफ योर डे। अगर ये लास्ट कॉल भी है, 500वीं कॉल भी अगर आपके दिन की है, कस्टमर की तो पहली ही कॉल है, और वो तो रोज आपको कॉल करता नहीं है, उसने 5 साल में एक बार ही कॉल करा है, और इसी एक कॉल से वो आपके बारे में ओपिनियन बनाएगा, इसी एक सर्विस से आपके बारे में वो ओपिनियन बनाएगा कि आपकी सर्विस आखिर है कैसी और उसे करना क्या है। सो दैट इज द पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। सो स्टार्ट ईच डे ईच कॉल विद अ क्लीन स्लेट। एकदम दिमाग को क्लीन रखिए और ओके रहिए, पिछला निशान लेकर के मत आ पाइए। जस्ट बी हैप्पी, बी ओके। कस्टमर का काम है, कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया है, आप भी तो कस्टमर हैं, सोचिए तो। कई बार आपने प्रोडक्ट लिया और कई बार आपको गुस्सा भी आया, कई बार आप चिड़चिड़ाए भी हैं, कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे? जब आपने किसी से कोई प्रोडक्ट ली है, कोई सर्विस खरीदी है, कोई किसी चीज़ के लिए पेमेंट किया है, तो आप बोलेंगे भी वहीं पर। सो दैट इज द पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज दैट बी एन इनकरेजमेंट फॉर योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर के लिए एक इनकरेजमेंट बनिए। कस्टमर को लगना चाहिए कि मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा, ही शुड फील गुड, ही और शी शुड फील गुड कि यस ही इज द राइट पर्सन। डोंट टेक इट एज अ बर्डन। आप इसको एक रूटीन कॉल मत बनेंगे, हेलो मैं हेल्प, हाँ बोलिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। योर वॉइस रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। फोन के दूसरी ओर केवल आपकी आवाज ही जाती है। एंजॉय वॉट यू आर डूइंग। ये जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, ये जो कस्टमर सर्विस का काम है, यू कैन नॉट सर्व पीपल बेटर इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर पीपल। अगर आप डॉक्टर बनते हैं ना, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम से ही मुलाकात होगी, क्योंकि जो आएगा रोता हुआ ही आएगा, तकलीफ में ही आएगा। यही आपकी प्रोफेशन होने जा रही है। और तकलीफ में आए हुए लोग ही रोज आपको मिलेंगे, खाना खाने से पहले भी, लंच से पहले भी, लंच के बाद भी, क्योंकि अगला केस तैयार है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस जहाँ जाते ही आपका मुंह अच्छा हो जाए कि वाह हॉस्पिटल में आए, किसी की टांग टूट गई, किसी के हाथ टूट गए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बावजूद इसके डॉक्टर को मालूम है कि उनका काम है पेशेंट को ठीक करना। उनके पास लोग पेन में आएंगे, पेन लेकर आएंगे, दर्द में आएंगे। नेगेटिव सिचुएशन के टाइम पर ही डॉक्टर की सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है, और वो इसको तरीके से डील करते हैं। आपको भी बहुत तरीके से डील करना होगा। सो बी एन एनकरेजमेंट फॉर योर कस्टमर्स।
कस्टमर्स के लिए आप एक इंकरेजमेंट बनिए ताकि कस्टमर को अच्छा लगे कि आई लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, ही टुक अ पर्सनल इंटरेस्ट, ही टुक काइंड ऑफ थिंग, ही शुड बी एबल टू से दैट इट वाज अ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। निजी तौर पर लगा कि आदमी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। इट वॉज नॉट ओनली अ रूटीन वर्क। कितना अच्छा हो अगर आप किसी को स्माइल करके बोलते थैंक यू, कितना अच्छा हो किसी को थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलते कि आई एम सॉरी। इम्पैक्ट बढ़ जाता है और आवाज़ में बहुत पावर है। और एक और बात को याद रखिए, जब भी आप फ़ोन पर हैं, इट इज़ योर वॉइस विच क्रिएट्स अ पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन। केवल आपकी वॉइस से ही वो आपके बारे में ओपिनियन बनाता है कि वेदर आई एम टॉकिंग टू हैप्पी पर्सन, वेदर आई एम टॉकिंग टू एन मतलब अ पर्सन हु इज क्वाइट इरिटेटेड, एक इरिटेटेड आदमी से बात कर रहा हूँ, एक हैप्पी पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं किन से बात कर रहा हूँ, दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट, when you make a promise to a co-worker or other people, customers or co-worker or anyone, keep it. This is very important. आप किसी के साथ भी वादा करें, वादा आपकी पहचान है। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद आप इसे मत चेंज करें, वो बात ऐसे नहीं कही गई है। योर कमिटमेंट शोज व्हाट यू आर। आपकी पर्सनैलिटी बनती है आपके कमिटमेंट से। अगर आपने कुछ कहा है और लोगों ने उस बात को सुना है, एंड इफ दे अग्री टू दैट, और अगर इस बात को वो अग्री करते हैं कि भाई अगर इस आदमी ने कहा है तो ये पूरा कर देगा, तो इससे आपकी वैल्यू बनती है। इस बात को समझिएगा, नहीं तो आपकी वैल्यू आपके नज़र में खुद खत्म हो जाती है। क्रिएट योर वैल्यू, इसके कहने का क्या मतलब हुआ? आपने किसी को बोला कि मैं आपके घर आ जाऊंगा शाम में, और आपको मालूम है कि मैं तो जाऊंगा नहीं, बारिश हो रही है, अंधेरा हो रहा है, कौन जाएगा? 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। आपकी अपनी नज़र में आपकी वैल्यू खुद कम हो जाती है कि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। आप अपनी बोली हुई बातों को ही खुद झूठा प्रूफ करने के लिए तैयार हैं शुरू से, डे वन से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो कहा उस बात को करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, मिशन लगा दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप एक प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को याद रखें और उस प्रॉमिस को पूरा करें। आपको मालूम है ना, चाणक्य ने अपनी चुटिया खोल ली थी, उसमें गांठ बांध ली थी, उसने फिर उसको शिखा को खोल लिया कि मैं अपनी चुटिया तब तक खुली रखूंगा शिखा जब तक मैं इस राजा को सबक नहीं सिखा दूंगा। वो याद करने के लिए, खुद को रिमाइंड कराने के लिए कि अब मैंने ऐसा कर लिया है और इसी वजह से मैंने इसको खोल कर रखा है, दिस इज माई मिशन। हो सकता है वो चले आते हैं कि गुस्सा में बोल दिया था, गुस्सा में बोल देता हूँ, बट ना, he took it as a mission. So always take care of it. Whenever you make a promise to a co-worker, your colleague, your friends, anyone, customers, keep it. Promise जरूर पूरा करिए। और false promise करने की जरूरत क्या है? Why go ahead with a temporary gain? हमें मालूम है कि जब हम false करते हैं, false यानी झूठ बोलते हैं, false promise करते हैं, false statement देते हैं, तो हम एक सिंपल काम कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं। मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी और मुझे मालूम है कि मैंने झूठ बोला है, ये मैं कभी करूंगा नहीं। तो आज नहीं तो कल, जिस भी दिन वो मामला आएगा, उस दिन वो आदमी डिससेटिस्फाइड होगा। झूठ बोलने का अंतिम परिणाम एक ही होता है और वो होता है डिससेटिस्फैक्शन। मैं एक छोटी सी आपसे बात कर लूं कि जब भी जरूरत हो आप मुझे मोटरसाइकिल की चाबी मुझसे ले लेना, आप मेरे कार की चाबी मुझसे ले लेना। अब मैंने झूठ बोला, मुझे मालूम है कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन आज से 6 महीने बाद भी अगर आपको चाहिए तो मैंने तो झूठ कहा है, मैं तो दूंगा नहीं, और उस दिन आप मुझसे डिससेटिस्फाइड होंगे। इसलिए अच्छा है कि मैं बोल दूं कि मैं नहीं दे सकता, मैं अपनी गाड़ी को किसी को छूने नहीं देता, मेरे संग चलना चल चलिएगा, मैं गाड़ी किसी को नहीं देता, आई एम सॉरी, आई डोंट ट्रस्ट पीपल ऑन दिस मैटर। बेहतर है, कम से कम आप इस बात का यकीन करेंगे कि ये आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला है। सो ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। सेकेंड पॉइंट विच नीड टू बी टेक केयर ऑफ, डू नॉट ब्लेम एनीबडी, नेवर ब्लेम एनीवन, आइदर एनी पर्सन, एनी टेक्नोलॉजी, एनी डिपार्टमेंट। ब्लेम मत करिए। यहां मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी यूज द टर्म ब्लेम। ब्लेम से हमारा मतलब क्या है? ब्लेम से हमारा मतलब है दोष देना, दोषारोपण। इस दोष से हमारा क्या मतलब है? ब्लेम का उल्टा, मैं एक अलग वोकैबुलरी आपको बताता हूं। ब्लेम का उल्टा मैं कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबल का उल्टा मैं आपको इरिस्पॉन्सिबल नहीं बताता हूं, मैं बताता हूं ब्लेम। या तो मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं तो मैं जिम्मेदारी लूंगा कि ये गलती मेरी थी, मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ठीक होता ये गलती नहीं हो पाती, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो। और अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो मैं इस उंगली को आपकी ओर घुमा दूंगा, कहीं और घुमा दूंगा, इस ओर घुमा दूंगा, इस ओर घुमा दूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि ये बात प्रूव हो जाए कि गलती मेरी नहीं थी, गलती तो उनकी थी। इसका मतलब मैं अब गलती से मुक्त हूं, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं, मुझे सुधरने की जरूरत है नहीं, दोष तो बाकी लोगों में।
मुझे सुबह 5 बजे उठना था, मैं क्यों नहीं उठ पाया? मेरे पिताजी ने नहीं उठाया, मेरी माँ ने नहीं उठाया। दोष मेरी माँ में है, मेरे पिताजी में है, मैंने उनको बोल दिया था, आपने सुना था, दोष आप में है। मोबाइल में है, मैंने मोबाइल चार्ज में किया था, मोबाइल तो ऑफ हो गया, दोष मोबाइल में है, मुझ में तो कोई गलती है ही नहीं। लेकिन ब्लेम को छोड़कर जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मुझे 5 बजे उठना था और मैं क्यों नहीं उठाया, इसमें पिताजी की गलती नहीं कि उन्होंने नहीं उठाया, मुझे ही कच्चा सोना चाहिए था, मुझे ही फ़ोन को ध्यान से रखना चाहिए था, फ़ोन का बटन कैसे दब गया, मोबाइल ऑफ कैसे हो गया, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। वैसी कंडीशन में आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। सो डू नॉट ब्लेम। और मैं जो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये केवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कल को आपको कहीं नौकरी लग जाएगी और उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे, जॉब में जाएंगे तब बात करेंगे। नो, प्लीज़ यूज़ इट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। यू शुड बी अ पर्सन विद सम काइंड ऑफ डिग्निटी, विद सम काइंड ऑफ इंटीग्रिटी। इनसे आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ आता है, जब आप अपनी बातों पे स्टिक करते हैं, जब आप लूज टॉक नहीं कहते हैं, जब आप वही कहते हैं जो आप करते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपकी बातों में वजन आता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेट द वर्ड कांट, वोंट, डोंट फ्रॉम योर वोकैबुलरी। अपनी जो वोकैबुलरी है उसमें से इन चीज़ों को हटा दीजिए। आई कांट, आई वोंट, आई डोंट, मैं ये करता नहीं हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, फॉरगेट। ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉइंट्स विच कैन बी डन, विच यू आर गोइंग टू डू। ये कहने के बजाय कि मैं आपके लिए ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा, ज्यादा अच्छा कहना यह है कि मैं आपके लिए जो कर सकता हूं उसकी जानकारी आपको दूं कि दिस इज व्हाट आई कैन डू। डेफिनेटली आप कह सकते हैं आई कांट, आई वोंट, आई डोंट एंड आई विल नेवर, जब आपसे कुछ अनएथिकल चीजें कही जा रही हो। अगर आपसे कुछ अनएथिकल चीजें कही जा रही है तब आपको जरूर कहना चाहिए और पूरी मजबूती से कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन इन जनरल आपसे कोई कुछ कहता है तो ये कहने के बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, आप उससे वो बताइए जो आप कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एम्फेसिस ऑन व्हाट कैन बी डन। जो आप कर सकते हैं उन बातों को एम्फेसाइज करिए, उन्हीं बातों पर वजन डालिए। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, हेल्प देम इन सेविंग देयर टाइम। लोगों का समय बचाइए। टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज प्रेशियस। लोगों के समय की बड़ी कीमत है। आप एक छोटी सी बात कि लोगों का समय वेस्ट न करें, तुरंत से उनका काम कर दें, लोगों को अपना बना सकते हैं। अननेसेसरी वेट मत करिए। हालांकि हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कस्टमर कोई केवल एक ही नहीं है कि ऑफिस में मैं बैठा हूं और बिल्कुल खाली बैठा हूं और आप आए और मैंने आपका तुरंत काम कर दिया। ऐसा नहीं होता। क्यों में होंगे, मेरा तो काम ही है कस्टमर को डील करना, प्रॉब्लम को डील करना, और प्रॉब्लम 50 लोगों को हो सकती है, तो 50 लोग क्यों में होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कम से कम ये कर सकता हूं कि आपका समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होने दूं। मैं आपको फास्टन करने की कोशिश करूं, मैं कोई सिस्टम बना दूं। जब लोगों को पता होता है ना उनका काम कब होगा, तो लोग सेटिस्फाइड होते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। टेक द एग्जांपल ऑफ योर ट्रैफिक चेक पोस्ट। ट्रैफिक चेक पोस्ट पर रेड लाइट जल जाती है और आप कुनमुनाना शुरू कर देते हैं कि वो रेड लाइट हो गई। लेकिन वहीं पर आजकल ट्रैफिक चेक पोस्ट पर एक काउंटडाउन टाइमर भी लगा हुआ है और वो काउंटडाउन होते रहता है 60, 59, 58, 57, 56। आप रिलैक्स रहते हैं कि बस आधे मिनट बाद ही या 1 मिनट बाद ही मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लूंगा या 2 मिनट बाद स्टार्ट कर लूंगा। आपको मालूम है कि आपका काम शुरू कब होगा, आप कब वहां से पक्का है निकल जाएंगे। लेकिन अगर रेड लाइट हो और भले ही आपको 1 मिनट ही क्यों ना रुकना हो, आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो हमें इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कस्टमर को डील कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव देयर टाइम। हमें उनका समय बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अनावश्यक रूप से उनको वेट नहीं करना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं। अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है, क्यूइंग का सिस्टम होता है, टोकन का सिस्टम होता है। इससे लोगों को मालूम होता है, एसएमएस का सिस्टम होता है। इससे लोगों को मालूम होता है कि उनका काम किस लेवल तक, किस दर्जे तक पहुंचा है और कितना काम बाकी है। अगली पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, व्हेन कस्टमर्स रियलाइज दैट यू आर विलिंग टू एडमिट टू योर मिस्टेक, दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर एक्शंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी कस्टमर को लगता है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार हैं, आप इस मोड में आते हैं कि आई एम सॉरी सर, ये हमारी गलती हो गई, आई एम सॉरी, ये तो गलत हो गया, वी अपोलोजाइज फॉर इट। जब आप इस मोड में होते हैं ना, तो सामने वाला आदमी भी अपनी गलती मान लेता है कि नहीं, मुझे भी थोड़ा देख लेना चाहिए था, एक बार मैं भी चेक नहीं किया, हाँ गलती तो आपकी है ही, लेकिन थोड़ा मेरे इसको भी एक बार देख लेता तो खैर चलिए ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। कस्टमर कूल होना शुरू हो जाता है। इस बात को हमेशा रखिए, ध्यान रखिएगा। सो दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। वेन एवर यू रियलाइज, जब कभी भी आप रियलाइज करते हैं कि गलती हो गई है, तो सामने वाला भी फिर शांत हो जाता है, क्योंकि लोग इस बात को जानते हैं कि अब जो हो गया है वो तो हो गया है। हाँ, इसका ये नहीं मतलब होता है कि जैसे ही आप अपनी गलती रियलाइज करेंगे, आप सॉरी बोलेंगे, आप अपोलोजाइज करेंगे, कोई आपके पैरों में आ जाएगा, ये नहीं होता।
लेकिन इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब कभी भी आप अगर अपनी गलती को मान लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई, तो सामने वाला थोड़ा तो कूल होने लग जाता है, एंगर उसका शांत हो जाता है। इसलिए हमें इस पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। So these were some of the points which I told you that what are the points which you got to take care of while handling the customers. कस्टमर को हैंडल करते वक्त अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें किसी भी केस में, तो लोग आपसे कंट्रोल्ड रहेंगे, लोग कूल रहेंगे। अगर कोई गुस्सा भी हुआ है तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन कंट्रोल सच पीपल। आज के सेशन में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।